11 तक। भाग 11 के बाद आज आपको पढ़ाना है भाग 12। भाग 12 आधा संविधान हो गया था ना। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता ही सकते हैं। अब इसके बाद ज्यादा संविधान में बसता नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक सब कैसे हैं, सब छोटे छोटे हैं। अब उधर ही देखिए ना, अब भाग भले ही हम आपको 11 तक पढ़ाए हैं, लेकिन अनुच्छेद 250 तक पढ़ा दिए होंगे। तो भाग के हिसाब से आपको लगेगा कि आधा ही भाग पढ़ाए हैं, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं बाबू, 22। पढ़ा दिए हैं 11, लेकिन अनुच्छेद के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों 395, अब पढ़ा दिए हैं लगभग 250। बचता कितना है, 263 पढ़ा दिए जी। अरे बढ़ाइए तो मानो ना बाबू, यहाँ पे लगभग कितना बचता है, 150। कितना बढ़ रहा है, 150। इस 150 में लगभग 40 अनुच्छेद निकाल दिया गया है। 100 को अनुच्छेद बचा और कोई खास बचा नहीं है। हम लोग पॉलिटी के बहुत नजदीक आ गए हैं। 15 से 16 अप्रैल तक पॉलिटी खत्म हो जाएगा। मशरूम कोई दिक्कत है? भाग संख्या क्या है, भाग संख्या 12, आर्टिकल 264 से 300। आर्टिकल 264 से 300 के बीच में है भाग 12। इसमें टैक्स वगैरह की बात है। भाग संख्या 12 में किसकी बात है, टैक्स, संविदा टैक्स। भाग 12 टैक्स वगैरह की मेनली चर्चा है। केंद्र राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे होना है, कौन सा चीज पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजों की चर्चा किसमें है, भाग संख्या 12 में। ये आर्टिकल कितना से चालू होता है, 264, कहां तक जाता है, 300 तक जाता है। संपत्ति, संविदा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब बहुत सारी शर्तें वगैरह इसी में चला जाता है। राहुल गुप्ता इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बताएंगे, जब पॉलिटी खत्म होता है उसके लास्ट में आपको इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास चलता है। और वो इंटरनेशनल रिलेशन एक बेसिक कंसेप्ट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत जल्दी बदल जाता है। यूक्रेन वार से पहले इंटरनेशनल रिलेशन कुछ और था, यूक्रेन वार के बाद कुछ और हो गया। समझ में गया कि नहीं आ गया? अभी यूक्रेन में जैसे युद्ध वगैरह खत्म होगा, कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर भारत मान के चलिए अभी हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन ही चेंज हो जाएंगे। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि जिस तरह से पॉलिटी समेट लिए और सब कुछ हो गया तो इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको पर डे अपडेट रहना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो पाएगा। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो आप पढ़ के छोड़ देते हैं, समझा गया ना? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ा हुआ जो भी इंसान भूलता है ये उसकी गलती है, और कोई दूसरे की कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधों, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? हा? तो आपका काम ही है पढ़ाई करना, आप उसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं। आपको तो यूक्रेन भेज देना चाहिए और खार्किव में, चाहे पोखरन ओखरन में भेज देना चाहिए आप लोग को। परीक्षण वगैरह हो तो चले जाइए आप लोग। ऐसे लोग जो केवल जनगणना के काम में आएंगे, ऐसे लोग किसी काम में नहीं आ सकते। जिसे अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता है वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और लड़का लोग के अनसक्सेस होने के पीछे दो ही सबसे बड़ा हाथ है। एक, मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिता देना, कहीं घुस जाएगा। दूसरा, लाल पीला हरा के चक्कर में तो उसमें जाएगा, उसमें बर्बाद होगा ही होगा। वहां पर इतना इतना हथियार आजकल आ गया है, क्रीम पाउडर, ये सब हथियार ना है। ये वो हथियार है जो आप ही के ऊपर प्रयोग होगा और आप उसके शिकार हो जाएंगे। हथियारों से बचिए। डेली डेली का को खोज होता है, कभी ऐसे कभी बलवा को ऐसे ले आकर ऐसे बनू, कुछ 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 कुछ। तो इन हथियारों से आप सब लोग बचिए। तो ज्यादातर लड़के जिनका रिजल्ट नहीं होता है ना, या जो मतलब जिनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है या अनसक्सेस होते हैं, उसमें 90% की कॉमन समस्या है, वो इन्हीं हथियारों का शिकार है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, तो लड़का लोग अगर आप इस हथियार से बच गए और दूसरा मोबाइल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर आप करेंगे क्या? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन पढ़बे करेगा, लेकिन ना हथियारे के चक्कर में चल जाएगा। उससे बचने का एक के उपाय है, ध्यान मत दो।
एकदम खुश है। इसलिए तुम ध्यान देगा तो हथियार अपना काम कर देगा। आखिर वो हथियार बना क्यों है? ध्यान दिलाने के लिए। वरना बिना हथियार का देखोगे तो खुदे डर जाओगे, कैसा रे, समझ। लेकिन मेकअप ऐसा चीज है जो नोकिया को आईफोन बना देता है। इसलिए आप लोग आईफोन से बचे और पढ़ाई पर ध्यान दें और मोबाइल पर आप कम से कम समय दें। कोई भी काम कीजिए तो उसका एक टारगेटेड फिक्स होना चाहिए कि किस लिए हम वो काम कर रहे हैं। लड़का मोबाइल उठाता है, उसको पता ही नहीं है, बस इंटरटेनमेंट के लिए उठा दिया। तो क्लास तो वो एक टारगेट है ना कि हमको क्लास देखना है, या फिर कुछ। अब ऐसे नहीं कि घसका रहे हैं उसमें, एगो दुकान चीज इंस्टाग्राम हो गया कुछ, पता नहीं वो कुछ हो है उसमें सुनते हैं बहुत ज्यादा लड़का टाइम खत्म कर देता है। उसमें क्या फायदा है देख के, नहीं समझ। एगो टिकटॉक था, कुल नचनिया था सब, उस पे भाग गया वो तो बहुत टाइम कम। चलो अब ध्यान देते इधर, तुम सब लोग को कितना समझाए। लड़की सबको भी समस्या होता ही होगा कि मन लगता है आप लोग का पढ़ाई में। अब लड़की की समस्या कोई लेडीज टीचर अच्छा से समझाएंगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे लड़की सब तो देवता होती है, सब देवी वगैरह, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान यूएन में मुद्दा लेके गया है, कोई हम लोग से ही नहीं कहेगा यूक्रेन में साथ दो कि रूस का साथ दो, हम अपने उलझे हैं। हम तो बोलबे किया था वीडियो में कि भारत सरकार को हमला कर दिया कि नहीं कर दिया, बस हो गया। हाँ, यूएनओ में जाएगा तो एक लीगली हो जाएगा ना बवाल। वो क्या कुछ कहने से कुछ होगा यूएनओ में जिला से? जिसका डंडा ऊंचा उसी का झंडा ऊंचा। तो भारत का झंडा अभी बहुत ऊंचा, तो हमारा झंडा भी क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। आपके वीडियो पे पाकिस्तानी लोग रिएक्शन देते हैं, हाँ देने दो। अब भारत देखिए बाबू टाइप से देते मेरे, चलो पढ़ो यहाँ ध्यान से। आर्टिकल भाग 12 टैक्स वगैरह की चर्चा करता है, जिसमें परिभाषा वगैरह किसमें दिया गया है, एक 264 में। 264 किसी काम का है नहीं यहाँ पर। 265, 266, 267 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो चर्चा कहा गया है कि बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति से, जब तक संसद अनुमति न दे तब तक आप किसी भी तरह का टैक्स नहीं थोप सकते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है उसे अपने विधानसभा में पारित करना पड़ेगा। संसद अगर देश में टैक्स लगाना है तो संसद से परमिशन के बिना कोई टैक्स ला सकते हैं नहीं, यानी बिना विधानमंडल राज्य में टैक्स नहीं आ सकता और बिना संसद के देश में टैक्स नहीं आ सकता। जीएसटी लाना था, जीएसटी लाना था कि नहीं लाना था, तो क्या उसके लिए संशोधन हुआ था कि नहीं हुआ था? भीषण बवाल हुआ था जीएसटी के लिए, एकदम जबरदस्त एकदम। अब जीएसटी जो है आप लोग को इकोनॉमिक्स में समझ में आ जाएगा। हालांकि अमूमन भारत में लोगों को अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन क्लास करिएगा तो जीएसटी तो हम समझा ही देंगे आप लोग को। बाकी सेकंड वाला ऑप्शन वो किसी को नहीं पता। अब उसके लिए अब कोई बहुत बुजुर्ग टीचर हमसे भी बूढ़ा हो तो वहां पर उसको वो समझा सकता है। हम एक आदमी के साथ होली की छुट्टी में थोड़ा सा मीटिंग में बैठे थे, तो उनकी पत्नी का फोन आया जैसे, तो सबसे पहले वो फोन उठाने के बाद क्या किए पता, वॉल्यूम को एकदम धीमा किए। फोन उठाने के बाद कान साइडवा बटन में होता एकदम धीमा करके, मीटिंग में अभी तो सुना दी। दिन रात मीटिंग में रही है। क्या खतरनाक चीज है ये सब है ना। हम गाड़ी चला रहे थे, मैं ड्राइवर पीछे बैठा था, थक गया था, हम कहे चल तुम बैठो हम चलाते हैं। पीछे बैठा था, चला रहे थे, तब तक उसकी वाइफ का फोन आया, उठा कर आया, बताओ तो कुछ प्रॉब्लम था बताइए अपना। करिए अच्छा रखो हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी हम चला रहे हैं। तो जीएसटी वाला चीज हम समझा देंगे, बाकी सेकंड वाला चीज किसी के बस की बात नहीं। तो जीएसटी के लिए भी संशोधन हुआ था कि नहीं हुआ था? इनकम टैक्स के लिए भी संशोधन हुआ। एक बार सब संशोधन हो गया ना और वो टैक्स आ गया, उसके टैक्स की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। जैसे इनकम टैक्स
आ गया। अब इनकम टैक्स को हर साल जब वित्त मंत्री आते हैं तो अब थोड़ा बहुत टैक्स को आगे पीछे घसका सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट अलग चीज होता है, बट इंप्लीमेंट अलग चीज होता है। एक बार अगर आप कोई नया टैक्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी अनुमति पड़ेगी? किसकी? संसद। लेकिन बढ़ाने घटाने के लिए बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, बजट में बस बता दीजिए कि इस बार टैक्स इतना जाएगा। जैसे एजुकेशन जीएसटी 2017 में आया, सबको पता है कि नहीं? 2017 में कौन सा संशोधन था? 101वां संशोधन था। और विधेयक कौन सा था? 122वां। कौन सा था? 122। तो इसके द्वारा 2017 में क्या आया? जीएसटी। इस जीएसटी में कई तरह के टैक्स को थोपा गया। कोई 0% के स्लैब में है, कोई 5% के स्लैब में है, कोई 12%, 18%, 28%, अलग अलग स्लैब में आता है। हम लोग किस में आते हैं? एजुकेशन वाले 18% में। किसमें? 18%। एसी खरीदिएगा 28%, मोबाइल खरीदिएगा 12%, रेस्टोरेंट में खाना वाना खाइएगा 5%, खेती वगैरह का चीज लीजिएगा 0%। अलग अलग टाइप की क्या रहती है? जीएसटी रहती है। लेकिन भारत सरकार अभी कहे कि नहीं भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, 18% जीएसटी नहीं थोप सकते हैं, हम इसे किस में ले आते हैं? 12% में। तो क्या संशोधन करना पड़ेगा? नहीं। अब तो उसमें इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट के लिए संशोधन नहीं। लेकिन जब नया टैक्स लगाना है तो बहुत भयानक बवाल हुआ था जीएसटी को लेकर। और जीएसटी उनके लिए अच्छा है जो जीएसटी भरते हैं। जो लोग जीएसटी भरते हैं उनके लिए जीएसटी बहुत अच्छा है, और जो नहीं भरते हैं उनके लिए तो सरदर्द है। काफी महंगा हो जाता है कोई भी चीज यहाँ पर जीएसटी के बाद। तो बिना संसद अनुमति कोई टैक्स लगा सकता है? नहीं। किसमें है? 265। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बिना संसद अनुमति टैक्स नहीं लगा सकते। 266 में है संचित निधि। कौन सा है? संचित निधि। संचित निधि जो है देश का दो टोटल पैसा जो होता है देश का, उसे कहते हैं संचित निधि। संचित मतलब क्या होता है? स्टोर होता है। टोटल अमाउंट, टोटल पैसा जो होता है देश का, वो क्या होता है? संचित निधि में। आप जीएसटी भरेंगे, जैसे आप लोग तो अभी बेरोजगार है, लोग जीएसटी को जी भरिएगा, किराया भरिए अभी बस मकान मालिक का। जब आप जीएसटी भरिएगा तो आपका एक 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलेगा। जब जीएसटी भरिएगा ना, आप जैसे किसी को भी पैसा देते हैं तो उसके अकाउंट में भेजते हैं ना, उसी के अकाउंट में भेजेंगे। कोई सामान खरीदे पेटीएम से ही पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, फोन पे, गूगल पे, जो भी करिएगा तो उसके अकाउंट में डालते हैं कि नहीं डालते? उस तरह जब हम लोग जीएसटी भरते हैं तो भारत सरकार के अकाउंट में डालते हैं। इनकम टैक्स भरते हैं भारत सरकार के अकाउंट में डालते हैं। लेट फाइन भरते हैं भारत सरकार के अकाउंट में डालते हैं। जैसे 31 मार्च है, अब तक जितने लोगों ने टैक्स भर दिया तो भर दिया, नहीं तो अगले दिन से टैक्स लगने लगेगा। 1 अप्रैल से क्या लगने लगेगा? टैक्स लगने लगेगा। तो ये जो पैसा जाता है भारत सरकार के अकाउंट में, वो कहाँ जाता है? आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। और आरबीआई ने ही उसे एक अलग अकाउंट बना रखा है जिसका नाम क्या है? संचित निधि। क्या है? संचित निधि। और इसी संचित निधि से भारत सरकार अपना जो भी काम होता है उसको करती है संचित निधि से। संचित निधि की चर्चा किसमें? देश का सारा पैसा किसमें है? संचित निधि। यही है पूरा आपका संचित निधि। देश का पैसा किसमें जाता है? संचित निधि में। अगर ये संचित निधि उड़ा दिया कोई तब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा उसके पास। छोटा मोटा घोटाला करते हैं मतलब क्या होता है? जैसे 80,000 करोड़ का घोटाला कर दिए, कॉमनवेल्थ घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम 2.5 लाख करोड़ का कर दिए। तो ये सब तो छोटा छोटा है, इसमें आगे कभी कीजिए, इसमें करेंगे तो गजब का हो जाएगा इसमें घोटाला। इसके तो कोई लिमिट नहीं है, इतना ज्यादा पैसा 5 ट्रिलियन जाने वाला है अभी हम लोग की इसका। तो बहुत ज्यादा पैसा रहता है किसमें? संचित निधि से। और संचित निधि से अगर कोनो नेता उड़ा दिया तब खतरनाक हो जाएगा। तो ज्यादा जरूरत है हाई लेवल सिक्योरिटी की किस पे? संचित निधि पर। अब आप बताइए, आपके अकाउंट में 4 से 5,000 10,000 रुपया रहता है और आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो 16 बार कैंसिल बटन दाबते हैं जब पैसा निकल जाता है। तो आपको अपना 10-12,000 पर इतना ख्याल है, और इसमें तो ट्रिलियन का ट्रिलियन पैसा भरा हुआ है जिसका कोई हद नहीं। इस संचित निधि से अकेले बिहार को जानते हैं कितना पैसा मिलता है? बिहार को मिलता है लगभग 2 लाख करोड़। कितना मिलता है? 2 लाख करोड़ साल का, 1 साल का इसी संचित निधि से मिलता है। यूपी को सोचा मिलता है लगभग 4 लाख करोड़, पंजाब को मिलता है लगभग 1 लाख करोड़, सबको इसमें से मिलता है। यही उड़ा दिया नेतवा ना, काम में बन गया आपका, जा सब चीज बांटते रहिए इसमें। इसलिए कह दिया गया है कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? संसद का। और संसद का सहारा लेना पड़ेगा तो कुल तो यही में मदरिया बैठल है सब।
सब मदारी किसमें बैठा है? तो इस मदारी को कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि इसमें सबसे पहले संसद में बजट लाना पड़ेगा और बजट के बाद आपको प्राक्कलन लाना पड़ेगा और प्राक्कलन के बाद आपको विनियोग लाना पड़ेगा और जब तक विनियोग नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं निकलेगा। बजट की चर्चा 112, प्राक्कलन की चर्चा 113 और विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन बिल 114। तो संचित निधि से धन निकालना इजी है। संचित निधि को ही हम राष्ट्र का धन कह सकते हैं। तो राष्ट्र के धन यानी संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संसद का। यानी राष्ट्रीय कोष यानी राष्ट्रीय धन का रक्षक किसे कह सकते हैं? अगर संसद में विनियोग पारित नहीं हुआ तो क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? बहुत जरूरी है विनियोग विधेयक को लाना। यहाँ पर संचित निधि की रक्षा भी हो जाती है। अब इस संचित निधि से पैसा निकालना काफी टफ होता है। अब खुद देखिए, बजट आएगा, बजट पहले किस में जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में नाम के लिए जाता है, 14 दिन के अंदर अगर पारित किए तो किए, अदरवाइज में 15वां दिन में खुद पारित हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं है? सर हम पढ़ने में बहुत वीक है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? डिपेंड करता है आप क्या है। हम अपने क्लास में 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37वें नंबर पे आते थे और ये रिकॉर्ड मेरा कंटिन्यूअस 10 साल से था। पीछे से हुआ। और इसके बाद कोई जो लड़का आते थे सब ना, वो या तो उसने ऑब्सेंट मारा है या तो पढ़ाई छोड़ दिया है यहाँ तक में। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कैसे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप आगे क्या करेंगे। अच्छा लड़का बहुत पढ़ने में नहीं पढ़े तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? नहीं। और पढ़ने में बहुत कमजोर है लेकिन पढ़ने चालू करे तो हो ही जाएगा। बस एक चीज से बच के रहियो, मेहराना मत तुम ये हथियार के चक्कर में। यही सबसे बड़का खतरनाक चीज है। जो भी फेल हुआ सबका यही कहानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गलत कर रहे हैं हम? देखो सब बता रहा है सर। तुम सुखल आम, तुम शांति से रहो। राज्य टैक्स कहां से लाते हैं? छोटे छोटे चीजों पर राज्य सरकार भी टैक्स ले लेती है। जैसे परिवहन वगैरह पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइएगा, टैक्स लगेगा आपको, फीस वगैरह लगेगा। स्टैम्प पेपर जमीन उमीन लिखवाने जाइएगा, टैक्स लग जाएगा। गाड़ी खरीदिएगा, मोटरसाइकिल या कार, उस पर आरटीओ वाला अपना टैक्स ले देगा। तो बहुत सारा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट अपना लेती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संचित निधि के रक्षक किसे कहा जाता है? संसद को। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ वो चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 267 समझिए। संचित निधि से पैसा निकालना काफी टफ काम है, लेकिन इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो सत्र कौन बुलाएगा? वेट कीजिए सत्र के लिए। तब फिर आपका जब तक सत्र नहीं आएगा तब तक बजट पारित नहीं हो पाएगा। क्या अध्यादेश से बजट ला देंगे? क्या अध्यादेश से बजट नहीं ना ला सकते जी? और संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब तो हो गया काम आपका? कभी नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए कहा गया है कि इसके लिए एक इमरजेंसी फंड होगा, आकस्मिक निधि। कौन सा होगा? आकस्मिक निधि होगी। आकस्मिक निधि जो होती है ये इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। इसमें पैसा निकालने के लिए आपको संसद की नहीं बल्कि केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अब राष्ट्रपति तो इजीली अवेलेबल होते हैं, रायसीना की पहाड़ी पर, वहां पर ये संसद भवन है, बीच में राजपथ है, ऊपर राष्ट्रपति भवन है, इस साल प्रधानमंत्री का घर है, सब आधा किलोमीटर के अंदर में सब है। उन सब का अपना कॉलोनी है। समझा गया कि नहीं? लुटियन दिल्ली बोला जाता है। नाम कितना अच्छा रखा है। उस एरिया को क्या कहा जाता है? लुटियंस दिल्ली। इसलिए नहीं कि लूटता है सब, हालांकि नाम तो वही है। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उसका क्या किया था? डिजाइन बनाया था। तो नाम सही रखा है, उसका नाम होना ही चाहिए लुटियंस भारत। दिल्ली नहीं, क्या होना चाहिए? लुटियंस भारत। तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे, पैसा निकल जाएगा। राष्ट्रपति को साइन करने में आधा से 1 घंटा लगता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आगे बढ़ जाए। यहां देखिए आकस्मिक निधि समझ में गया? आकस्मिक निधि में मिनिमम 500 करोड़ रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम आपका मन पूरा संचित निधि डाल दीजिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 500।
कोई भी अपनी आकस्मिक निधि में कम पैसा ही रखता है। आप लोग का भी अपना पर्स होगा, उस पर्स में आप पैसा रखते होंगे। आपका जो पर्स है उस पर्स को क्या कहेंगे? संचित निधि। उसमें जितना पैसा है डाल दीजिए। लेकिन आप सब लोग उस पर्स में भी जो एकदम अंदर का कोना होगा, उसमें एकदम कड़कड़ुआ नोट 3-4 बार मोड़ के ठूस दिए रहते होंगे। इमरजेंसी में काम आएगा। और अक्सर काम कब आता है? 25 तारीख के बाद निकाल लेकर यहाँ से निकाले। यहाँ पर अक्सर काम आता है कि नहीं आता? ये समस्या महिलाओं को नहीं फेस करना होता होगा, आप लोग को भी होता है सब। जितना पैसा नहीं रहता उतना का तो आप लोग का पर्स होता है। 400 रुपया पर्स में है, 1200 रुपया का पर्स है। पर्स में पूरा सामान धैले रहती है सब। पूरा पर्स के अंदर एक झोला रख ले रहती है, तो वो में से कुछ कहाँ गया पूरा इतना सब वही में सब। हाँ, हथियार। पर्स के अंदर हथियार का एक अलग कोना रहता है, पूरा सिस्टम ही निकालता है। ले आए तो AK-47 मारिया में ब्रह्मोस। नहीं समझ में आया? तो वो अलग अलग अपना होता है। हा? चलो ध्यान से देखते। S-400 S-400 तो डिफेंस सिस्टम है ना, वो तुम लोग को रखना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर देख रहे हो बकलुआ बस शरीफ लगता है, इसको हथियार के साथ साथ ये भी पता है कि हथियार रखा कहाँ जाता है। आगे देखते हम लोग। आकस्मिक निधि में कितना पैसे रहते हैं? 500 करोड़। आप लोग भी आकस्मिक निधि रखते होंगे, सब लगता है, लड़का लड़की सब लोग रखता है। आकस्मिक निधि रहना भी चाहिए आपके पास। इसमें कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार अपने हिसाब से रख देती है। कितना रहता है? आप लोग कौन चीज सोच रहे हैं? आपके अकाउंट में 500 करोड़? हाँ, वाह, अपने अकाउंट में 500 करोड़ रखेंगे। सपना ज्यादा बड़ा नहीं देख रहे हो? डिपेंड करता है कि राष्ट्र कैसा है। जैसे उत्तराखंड में जाइएगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना आकस्मिक निधि होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। उत्तराखंड में हमेशा कुछ न कुछ आफत अइले ही रहता है। कभी ग्लेशियर टूट जाएगा, कभी ये हो जाएगा, तो वहां का आकस्मिक निधि कुछ अलग डिजाइन का होता है, ज्यादा रखा जाता है। बिहार में देखिएगा तो आकस्मिक निधि की संख्या को मई के महीने में बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बाढ़ आता है और बाढ़ में लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए हर साल जाते हैं। और महज 400 करोड़ रुपए का अगर डैम बना दिया जाए तो बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन बाढ़ बिहार में कमाने का सबसे बड़ा जरिया है कि 400-700 करोड़ 800 करोड़ रुपए देंगे और उधर खूब से खूब 1 करोड़ का आपका मुढ़ी, चिवड़ा, गुड़, मीठा यही सब दे देंगे। अब बाकी सारा पैसा बांट लिया जाएगा। वरना आजादी के इतने साल बाद बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ तो किस मुंह से कहते हैं कि आप सम्राट अशोक की धरती के रहने वाले हैं? किसी कोई मुंह है कहने का? लेकिन ऐसा नहीं है, कंट्रोल हो नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि करना नहीं है। कंट्रोल हो जाएगा तो फिर कहां से आएगा पैसा? किसी को दिक्कत? मशरूम आगे बढ़े। कितना होना चाहिए आकस्मिक निधि में? आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए। संचित निधि की चर्चा किसमें है? केंद्र सरकार अपना सारा खर्च आकस्मिक निधि से करती है कि संचित निधि? जजों को वेतन, जितने कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी, जितना पुल पुलिया एयरपोर्ट जो भी बनाना है, हाँ, संचित निधि। क्या कह रहा है जी? बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा तो भूख से मर जाएंगे लोग। ये कौन दुनिया का आदमी है? ऊपर है इसके नेता है। अच्छा ठीक बोला है, बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा तो नेता भूख से मर जाएगा। ओहो, सही बात बोला है। आगे देखते हैं लोग। आरबीआई के पास रहता है ये, बोलिए बेटो। आरबीआई का एगो है, एगो तो सरकार का जितना टैक्स जा रहा है कहां पे? आरबीआई को। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जाएगा किसके पास? आरबीआई को। क्या राज्य सरकार का अपना आरबीआई है? क्या राज्य सरकार का अपना एको बैंक है? सारा का सारा बैंक किसके कंट्रोल में? आरबीआई। किसके कंट्रोल में? आरबीआई। और बैंक को कितना पावर होता है इसे समझिए। अगर कोई बैंक है और अगर वो दूसरा तल्ला पे चल रहा है, अक्सर बैंक को देखते हैं ना, पहला तल्ला से दूसरा, उसको शिफ्ट करके दूसरा तल्ला से तीसरा तल्ला पे जाना है तो
तो उसके लिए आरबीआई से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। आरबीआई आती है, अपने किसी स्टाफ को भेज के जांच कराती है, कहती है दूसरे ताला पर तो ठीक है, रहिए रहो। तो बैंक अपना अपना मतलब ब्रांच तक नहीं बदल सकते हैं आरबीआई के परमिशन के बिना, बहुत कंट्रोल रहता है। केंद्र सरकार को पता ही रहता है, बता क्या सकता है, छुप के थोड़े रखिएगा कि हमारा अकाउंट है। राज्य सरकार पैसा छुप के थोड़े रखेगा कि हमारा अकाउंट है। छुप के आप कुछ भी नहीं रख सकते, समझ में आ गया कि नहीं? आप छुप के जितना रखना रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे 10 करोड़ रुपया जिस दिन हो गया, इसके बाद आप छुपिए नहीं सकते। क्योंकि कंपनी जब बनेगा तो कई तरह का होता है। एक होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक होता है प्रोपराइटर, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे सुने होंगे। एक होता है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड जितनी जानकारी छुपाना है आप ओपीसी में छुपा सकते हैं, प्रोपराइटर में छुपा सकते हैं। उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं छुपा सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई जानकारी नहीं छुपा सकता, इजीली अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, जाके चेक कर ले। रिलायंस का चेक कर लीजिए ना, कितना खर्चा है, कितना इनकम है, क्या आता है, सारा चीज। इसमें छुपाने की क्या बात है? मतलब आपको कहना है कि राज्य सरकार क्या कमा रही है प्रधानमंत्री को नहीं बताया जाए? हाँ? अकेले लूटेगा? सब लोग बता सकते हैं। आप राज्य सरकार का खुद का पैसा थोड़ी है, वो एक सिस्टम के थ्रू आ रहा होता। आकस्मिक निधि की चर्चा 267, विशेष राज्य की चर्चा अभी तो बहुत जरूरत है इसकी भाई, 275। देखो विशेष राज्य क्या होता है, इसको समझने से लिए आपको पहले समझना पड़ेगा 280, आर्टिकल 280। अरे बाबू, सबका वेतन संचित निधि से जाता है। सबका वेतन किसमें जाएगा? संचित। किसका वेतन तुम आकस्मिक निधि से दोगे? किससे जाएगा? हाईकोर्ट के जज और राज्यपाल लोग जिस स्टेट में है उस स्टेट के संचित निधि से उन लोग का दिया जाता है। राज्य में जो भी काम कर रहा है राज्य अपनी संचित निधि से देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है सेंट्रल अपनी संचित निधि से देगा। दोनों का क्या होता है? संचित निधि। और दोनों का क्या होता है? आकस्मिक निधि होता है। 275 और 280 समझिए। 280 कहता है वित्त आयोग। क्या आयोग? वित्त आयोग। पहले इसी को समझा देते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। कौन सा कमीशन? फाइनेंस कमीशन। अभी बताइए तो कौन है फाइनेंस कमीशन? एनके सिंह। अभी कौन है फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष? एनके सिंह। वित्त आयोग का गठन 5 सालों के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 5 साल। इसकी चर्चा आर्टिकल कितना में है? 280 में। बताइए ये संवैधानिक है या नहीं? भाई जो भी चीज संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल के हिसाब से वो सब का सब क्या हो जाता है? संविधान। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा कर देना। क्या कर देना? टैक्स का बंटवारा कर देना। जितना टैक्स, कितना राज्य सरकार को पैसे दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। जैसे हम लोग जो टैक्स देते हैं उसमें राज्य सरकार को ज्यादा नहीं मिलता है। जो भी चीज आप ऑनलाइन करते हैं वो सारा का सारा ऑनलाइन चीज आईजीएसटी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? आईजी। हम जो टैक्स देते हैं किसमें चला जाता है? आईजीएसटी। और उसमें बिहार सरकार मुंह देखते रहती है। सब खान सर यहीं पढ़ाए, सब कुछ किया, लेके कौन चल गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बताइए बिहार सरकार हमको यहाँ टिकने देगी ना? कहेगी कि जा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कहाँ? सेंट्रल की अपनी जमीन कहाँ है? किसी न किसी राज्य में रहेंगे ना। यहां से जाएंगे यूपी राजस्थान कहीं जाएंगे तो बतिया वही है। से क्या आएगा? आईजीएसटी। ऑनलाइन कुछ भी लेंगे किसमें चला जाएगा? आईजीएसटी। और ऑफलाइन जो रहेगा वो किसमें जाएगा? एसजीएसटी में। और आईजीएसटी बड़ा होता है। तो वित्त आयोग कहता है कि जिस राज्य से आप टैक्स उठा के ला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से जो टैक्स मिल रहा है वो राज्य सरकार की जमीन से ही मिल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई पेट्रोल पंप खोला तो बिहार वाला खोला, वहां से कितना कलेक्शन हुआ? झारखंड में बड़े बड़े स्टील प्लांट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो पैसा तो उठा रहा है ना झारखंड से। तो वित्त आयोग कहता है कि ठीक है, जितने बड़े चीज है उस पर तो कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, सब कुछ है। लेकिन जब आप वसूल रहे हैं यहां से तो उस राज्य सरकार को टुकुर टुकुर मुंह देखने दीजिएगा नहीं। उस राज्य सरकार के पास से जितना टैक्स वसूल के लाए हैं उसका 42% लौटा दीजिए। कितना लौटा दीजिए? 42% लौटा दीजिए। अब ठीक हो गया कि नहीं हो गया? अब हमसे जितना सरकार टैक्स लेगी आईजीएसटी के रूप में,
आईजीएसटी, बताइए ये आईजीएसटी किसके पास गया? सेंट्रल। और ये हर महीने लेती है आईजीएसटी। हर महीने लेने के बाद टोटल 12 महीने का कुछ ना कुछ आईजीएसटी अमाउंट बनेगा। तो मेरे आईजीएसटी से बिहार सरकार को कितना मिलेगा? 42। कितना मिलेगा? 42%। तो बताइए टैक्स का बंटवारा किस आधार पर, किसके सिफारिश पर होता है? पहले ये 33% था। कितना था? 30। अभी कितना है? हाँ 42%। कितना परसेंट है? 42% है अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? देख रहे हैं कितना में चल गया वो। तो अब ऑटोमेटिक 58% चला गया किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और केवल एक राज्य का नहीं, हर राज्य से 58%, लगभग 60 मान लीजिए। हर राज्य से कितना? 60%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखिए तो कितना पैसा आएगा? बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। सोच रहा राफेल खरीद के लाना है, सेना को देखना है, ब्रह्मोस मिसाइल मारना है। 300 करोड़ की थी जो मारा गया है। जब भी गलती कुछ हो गया जिसको चल जाइएगा। हाँ जाइए ना एकदम, बस चले जाइए बस, कैसे भी अपने आराम से कर। तो वहां पे हवा नहीं जाता है क्या? वहां पे वहां एक कूलर लगवा दो। एक लड़की उड़की हटा के वहां से कूलर टाइप का लगवा देना। एक कूलर आता है मिस्ट वाला, देखना ना, गौशाला वौशाला में लगा रहता है, उसमें से फुहारा भी मारते रहता है। उस टाइप का एक इधर लगा देना। हाँ हाँ शादी ब्याह में जो लगा रहता है। हाँ हाँ उसी टाइप का कुछ लगाना पड़ेगा। चलो ध्यान देते हैं इधर। आगे देखें, यहां देखिए बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा है कि नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में सेंट्रल का क्या चीज है? खर्च ज्यादा। हमेशा विदेशी दौरा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा खर्चा। अब सोचिए, ससुरा भारत में कब बराक ओबामा कूद जाएगा, कब वो ट्रंप चल आएगा, कब वो पुतिन चल आएगा। उन सबको नाश्ता, नमकीन, बिस्किट, चाय है लगता है कि नहीं लगता है उन सबका? और तनी मनी थोड़े लगता है उन सबका। अब हम लोग यहाँ अलग बात है, बचपन में देखते हैं रिश्तेदार आता था तो आदमी रुकल रहता था, कितना छोड़ रहा है वो मैं गया नहीं, अभी वो गेट पे पहुंचा नहीं किधर साहब, उसका गेट पे आदमी इंतजार करता था कुछ पैसा देगा। और कोनो कोनो खचरा रिश्तेदार था तो नहीं देता था, तो हम लोग उसको प्रणाम नहीं करते थे। भाग नहीं, पैसा ना दिया है तुम यहाँ से, घर वाले को तो प्रणाम करो। नहीं पैसा नहीं देता, हम तो मुंह बोल देते थे पैसा ना दिए प्रणाम कौन सी गया, घरे जाओ जा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खर्च है कि नहीं है? तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा रहते। अब विशेष राज्य के साथ समस्या क्या है, यहाँ देखिए, वित्त आयोग तो ये हो गया। इसके अलावे जब भी कभी कोई काम किया जाता है, कोई डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, तो सेंट्रल और स्टेट हमेशा दोनों मिलकर करते हैं। यहां से मान के चलिए बिहार में आर पार एक सड़क बनाना है, बक्सर से लेकर भागलपुर तक बेहतरीन सड़क बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम बना रहे हैं, थोप देगी जमीन खरीद के दीजिए बिहार सरकार। बिहार सरकार को दे देगी क्या खरीदने के लिए? जमीन खरीदने के लिए। अब बिहार सरकार तो जमीन खरीद चुकी, कब बोना खरीदाएगा उससे? और कह देगा कि 6 महीने एक प्रोजेक्ट दे देगा कि हमें एक बेहतरीन सड़क बनाना है 400 किलोमीटर लंबा बिहार में आर से पार, और 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आप जमीन खरीद के दे दीजिए। बिहार सरकार 1 साल के अंदर जमीन खरीद के दी तो ठीक है, अदरवाइज में प्लान कैंसिल। तो कभी कभी सुनते हैं घोषणा हुआ, कभी हो गए नहीं किया, तो बिहार सरकार जमीनें नहीं खरीद के दे पाती है, तो योजनाएं क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं यहाँ पर। इसलिए 275 में एक स्पेशल स्टेट का प्रोविजन है, विशेष राज्य। इसकी चर्चा, विशेष राज्य। विशेष राज्य में राज्य सरकार जो होती है वो लगभग 10% ही कंट्रीब्यूट करती है, बाकी 90% कौन देख लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 90% कौन देख लेगा? सेंट्रल। ये बताइए टैक्स का कितना लौट के मिल जाएगा इसको? 90% नहीं, 42 तो मिलेगा। टैक्स का कितना मिलेगा? 42। लेकिन जो जो काम अगर योजना करेगी तो उसमें राज्य सरकार का योगदान महज कितना रहेगा? बाकी कौन कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट 90% के पास दे देती है, 80 से 90%। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बजट कभी घाटे का बजट रहा ही नहीं, क्योंकि सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या था? एक विशेष राज्य। क्योंकि
क्योंकि सड़क अच्छी नहीं रहेगी तो सेना कैसे जा पाएगी वहां पर। आवासीय योजना, तो जो भी राज्य विशेष राज्य हो जाता है वह विशेष राज्य स्पेशल जो स्टेट होता है उसका अगर बजट कम भी रहे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पूरा कर देती है। तो विशेष राज्य की चर्चा बिहार में बढ़ती है कि नहीं, कि हमें क्या होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुनते हैं कि नहीं सुनते? और ये कितने साल से बात चल रही है? 20 सालों से। कितने साल से? 20 साल से। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अजब हाल है। टेक्स्ट में मत भेजो, कहो कि 42% जो है IGST दे तो ना तो राम। विशेष राज्य के लिए कुछ नियम कानून है। पहला कि उस राज्य में कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल पर प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक समस्याएं हैं। जैसे उत्तराखंड में देखिएगा पहाड़े रह गए ना, कब पहाड़ कौन धंस जाएगा किसी को नहीं पता। उत्तराखंड में लाइन लगता है ना, जब कभी जाम होता है तो 5-5 किलोमीटर का लगता है, क्योंकि पहाड़, अब पहाड़ पे बहुत पतला रास्ता होता है, एक गाड़ी आने का एक गाड़ी जाने का, वहां इतना बड़ा तो बना नहीं सकता। पीछे में एगो गाड़ी खराब हो गई, लो अब वहां से देहरादून से लाइन लगेगा मसूरी तक, एक शहर से दूसरे शहर तक जाम लग जाता है। अखबार में निकलता है, बहुत सारे लोग को सड़क पर रात भर सोना पड़ता है, इतना भीषण जाम हो जाता है। ऐसे राज्यों को किसमें देना चाहिए? हाँ, विशेष राज्य का दर्जा। तो उस तरह से देखिएगा तो बिहार में भी तो बाढ़ आता है, बाढ़ आता है कि नहीं बढ़ता? पूरा बाढ़ में तो चौपट हो जाता है बिहार का एरिया वहां पर, और उधर दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। दूसरा एक और शर्त होता है कि वह राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो। जैसे उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चाइना दोनों से लगती है, तो बिहार की भी सीमा नेपाल से लग जाती है, तो इस पर यह भी हो जाता है। और क्या होना चाहिए? वह राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़ गया, क्योंकि अगर आपके यहाँ उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तो आप टैक्स को वसूलिएगा कहां से? क्योंकि खेती पर तो टैक्स है नहीं, तो आप टैक्स को वसूलिएगा कहां से? और जब टैक्स कम वसूलिएगा तो उस ससुरा कम का 42% और कम हो जाएगा। क्या 100% तो मिलता नहीं है? कितना मिलेगा? 42%। बिहार में कोई उद्योग है? कोई उद्योग धंधे है नहीं यहाँ पर, तो माहौल नहीं बनाया गया ना। बिहार को इस तरह से डेवलप किया है यहाँ के लोगों ने कि यहाँ उद्योग धंधे को लगने ही नहीं देंगे लोग, यहाँ पर इस हिसाब से उसको डेवलप किया है। उद्योग धंधे के कई शर्तें होते हैं, एक उद्योगपति के हिसाब से सोचना चाहिए। वहां पर उसको हर हाल में चाहिए कि उसके यहाँ जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं वो जब मन तब स्ट्राइक नहीं करे सब, क्योंकि हर कंपनी का अपना टारगेट होता है। जब भी कोई कंपनी लॉन्च हो रही होती है, कुछ भी टारगेट एक फिक्स टारगेटेड होता है। जैसे अभी देखिए कि गर्मी का दिन आ रहा है, तो गर्मी के लिए अलग क्रीम आएगा, ठंडी के लिए अलग क्रीम आता है। गर्मी वाला भी क्रीम होता है कि नहीं होता जी? होता है। कौन सी? सन्स बुलेट प्रूफ क्रीम ऐसे करके होता है, उससे आदमी झोंकता नहीं है। अब कोई कंपनी बना रही है, अब उसको टारगेट है कि हमको अप्रैल के महीने में हर दुकान में उस क्रीम को ठूस देना है, ताकि अप्रैल से बिक्री बढ़ जाएगी। अब वो बिहार में उसने कारखाना डाल दिया, प्रोडक्शन तेज करो एकदम, पता चला स्ट्राइक मार दिया, हमारी मांगे पूरी करो, ले अप्रैल हिला दिया, मई में अपना प्रोडक्शन चालू करेंगे। जब तक दूसरी जो कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो ले आके मार्केट में भर दी, दुकानदार उठा लिया उसको, पब्लिक के पास पहुंच गया। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को हर चीज देखना पड़ता है। गुजरात वगैरह में कंपनी क्यों सेटल हो गई है? उनको जमीन सस्ती मिल जाती है, लेबर कॉस्ट में स्ट्राइक जल्दी होने नहीं देते। वहां पे बहुत कम सुने होंगे कि गुजरात महाराष्ट्र सब में जल्दी स्ट्राइक हुआ है, इतना बहुत कम होता है वहां पर। तो कई सारी चीजें होते हैं। बिहार सरकार को टैक्स मिल पाता है? नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ टैक्स नहीं मिल पाता, तो उसे क्या दे दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे कि वहां डेवलपमेंट तेज हो सके। अब ये विशेष राज्य की दर्जा बिहार सरकार मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं। मोदी जी यहाँ विशेष राज्य खत्म कर दिए, कहेंगे मांग कौन सी रहा है जो खत्म हो चुका है। अब हम आपको क्या देंगे? विशेष पैकेज देंगे। विशेष पैकेज मतलब समझिए ध्यान से, विशेष राज्य के दर्जा में जो भी विकासात्मक कार्य होता था उसमें केंद्र और राज्य 50-50 का सहयोग नहीं करते थे, बल्कि राज्य सरकार कितना करती थी? 10%, और सेंट्रल गवर्नमेंट 90%। ये उन्हीं के लिए प्रयोग होता था जो राज्य पिछड़ गए हैं। अब सरकार कह रही है कि हम ये विशेष राज्य की जगह पे अलग से कुछ पैसा दे देंगे। तो आपको लगेगा तो बतिया तो सही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसा में झोल कर देती है। आपको जब पैसा देगी 5,000 करोड़, आप खुश हो जाएंगे, वाह रे भाई वाह 5,000 करोड़। वो 5,000 करोड़ में नियम लगा देगा कि इसमें से 2,000 करोड़ का पेड़ लगाइए, 300 करोड़ के सफाई में लगाइए, सब हिसाब किताब दे देगा। अरे बिहार में क्या करेगा वो पेड़ लगा के? नहीं समझे?
सीआर के रहने के लिए पेड़ लगाए, यहाँ आदमी को रहने के लिए घर नहीं है। आप 5,000 करोड़ या जो भी पैसा दे रहे हैं वो दे के छोड़ दीजिए, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेटल करेगा। आप दिल्ली में बैठ के डिसाइड कीजिएगा कि दरभंगा में किस चीज की जरूरत है, नहीं ना हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा दिया जाता है वो पूरा प्लान्ड पैसा होता है, किस लिए देना है किस लिए नहीं देना है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विशेष राज्य से ज्यादा प्रॉफिट है या विशेष पैकेज से? विशेष राज्य से। विशेष पैकेज से भी प्रॉफिट हो सकता था अगर आप उसको गाइडलाइन मत दीजिए, अपने हिसाब से छोड़ दीजिए उसको। वहां पर अब 5,000 करोड़ मिला है, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में 5,000 करोड़ में मजबूत एकदम बेहतरीन बांध बन जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो विशेष पैकेज मिला है, क्या उससे बांध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कोई फायदा होगा? नहीं। तो बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के हजारों करोड़ रुपए वापस लौट जाते हैं और उसके बाद से चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि आप तो खर्च ही नहीं कर पाए। क्या खर्च करेगा? हमरा कोई दे दे, लीजिए खान सर 1 लाख रुपया जीन्स खरीद लीजिएगा अपने लिए, हमारे लिए पहनबे नहीं किए, हम ना लौटा देंगे। अरे तुम हमको दे दो, हम अपने हिसाब से एगो सादा ड्रेस बनवा देंगे ना, उसमें कोई डिजाइन उजाइन कुछ नहीं, बस एकदम तो जो जैसा है उसी हिसाब से। अब लड़की लोगों को कोई दे दे 50,000 रुपया और कह दे दाढ़ी बनाने वाला क्रीम खरीद लीजिएगा, क्या करेगी? ये सब कुछ कर पाएगी? नहीं। तो ये सब अजीब अजीब टाइप का काम होता है, बड़ी खेल उठपटांग हो रहा है ये पॉलिटिक्स का। इसमें अच्छे अच्छे लोग इसमें बिखर जाते हैं। आगे बढ़े। विशेष राज्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बहुत सारे स्टेट है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के नहीं है, उन्हें यह लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों देना चाहिए। बिहार में स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मतलब यहाँ जिंदा रहना विकास कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप उस राज्य में कभी विकास नहीं हो सकता है जहां आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में नहीं ट्रेवल कर सकते। ये बेवकूफ बनाना हो गया, बाकी सबको आंख में धूल झोंकना हो गया। कोई भी जगह जो डेवलप है उसकी एक सिंपल सी पहचान, वहां आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस महज 1 घंटे में कर लेंगे। बिहार में 100 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लगेंगे, आप 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप जब 100 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं जा पाते हैं तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। ट्रक वाला ज्यादा पैसा लेगा, टेम्पू वाला ज्यादा पैसा लेगा, तो जो सामान आपको सस्ते में पहुंच सकते थे वो अब हर चीज महंगा होने लगेगा। और ईंधन और फ्यूल जब महंगा होता है तो हर चीज महंगा होने लगता है, कोई भी चीज फिर सस्ती नहीं बच जाती है। तो मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ पर कोई इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी को भी दे देना चाहिए, यहाँ पर नहीं दे देना चाहिए। ट्विटर किया जाए, अभी नहीं किया जाए, अभी थोड़ा सा नॉर्मल देखते हैं, आगे देखते हैं लोग। विशेष राज्य समझ में आ गया? किसमें चर्चा? 275 में विशेष राज्य दर्जा मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2-3 समस्या है। विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, लेकिन बाढ़ कंट्रोल कर दीजिए। मत दीजिए विशेष राज्य का दर्जा, बाढ़ कंट्रोल कर दीजिए। अब बाढ़ कंट्रोल करना बहुत बच्चों का खेल है, मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है, वहां पर बहुत नॉर्मल चीज है। हम एक बार पूरा खाका तैयार करके दिखाए थे, तो कहे थे कि क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? दिखा रहे रख लिया हम रहू, मतलब जो लेके गए थे, लाइए तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है ये, रख लिए। ओके लगा कि एक को हमारे पास, रख लो भैया तुम अपना। समझ में आएगी नहीं क्या? विशेष राज्य या विशेष पैकेज। अभी क्या विशेष राज्य किसी को मिल रहा है? अभी क्या मिल रहा है? विशेष पैकेज। जैसे गुजरात में, कहां पे? गुजरात में एक नया स्मार्ट सिटी बन रहा है, धोलेरा। कौन सा बन रहा है? धोलेरा। धोलेरा स्मार्ट सिटी इतना बेहतरीन बन रहा है कि यहाँ जो सबसे पतली सड़क है वो 22 फीट की है। सबसे पतली सड़क कितनी है? 22 फीट। तो जी उतना जबरदस्त, मतलब 3 गाड़ियां आराम से चली जाएंगी। ये सबसे मिनिमम सड़क 200 फीट की सड़क है, मैक्सिमम कितना? 200 फीट की सड़क। सबसे जहाज उतर जाता है 200 फीट में। रनवे जो होता है ना जहाज का, वो 200 फीट का होता है, जिसमें जहाज उतरती है रनवे, उसमें धोलेरा में 200 मिनिमम 22 फीट का सड़क। बिहार में मैक्सिमम सड़क यह 22 फीट का है। यहाँ इतना बेहतरीन स्मार्ट सिटी बन रहा है। इस शहर में आपकी जमीनें बिक चुकी हैं, ज्यादातर लोग जमीन इस शहर में खरीद चुके हैं, लेकिन धोलेरा उन लोगों को जमीन घर बनाने नहीं दे रहा है। कह रहा है 2024 से पहले घर नहीं बनाते देंगे। जानते क्यों? क्योंकि वहां अभी वो सड़कें बना रहा है, बिजली का खंभा डाल के लाइट लगा रहा है, मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से ट्रांसफार्मर फिट कर रहा है,
नालियां बना रहा है, नालियों को ढक दे रहा है। यहां जब घर बनेगा तो घर का नाली का कचरा कहां आएगा, उसमें नाली A to Z बना रहा है, फायर ब्रिगेड का स्टेशन बना रहा है, स्कूल बना रहा है, पार्क बना रहा है, रिवर फ्रंट बना रहा है, वाटर ट्रीटमेंट बना। जब सब बन जाएगा तब कहेगा कि आके बना लीजिए। और वहां जब घर बनाइएगा ना तो पहले कह देगा जितना घर जमीन खरीदे हैं उसमें 5 फीट चारों ओर से छोड़ के बनाइए। बिहार की तरह नहीं, जमीन खरीदे 5 फीट बढ़ जाए, 3 गो सीढ़ी सड़क पे और पे आखिरी सीढ़ी पे बैठ के बरस करेंगे इसे। सही को तो सड़क पे सीढ़ी मार उसके आगे बैठ जाता है। सड़क तो एकदम पतली हो जाती है यहाँ पे, तो एकदम बेहतरीन नियम के तहत बन रहा है। तो आप अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, 2-4 को स्मार्ट सिटी भी दे दीजिए इधर। और ये नहीं कि पुरानका सिटी को स्मार्ट, पुरानका कबो स्मार्ट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। आपको क्या बनाना पड़ेगा, नया सिटी बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को यहां तक में दिक्कत? वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में? वित्त आयोग कितने साल के लिए? वित्त आयोग का मेन काम क्या है? केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा कर। कितना परसेंट मिलता है? 42। पहले कितना? हाँ 35। सर वेस्ट बंगाल को भी मिलना चाहिए। नहीं भैया, वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल में एजुकेशन बहुत अच्छा है। आप बिहार में आके एजुकेशन देखो। आप ऐसे समझिए कि हमारे क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में जो लेवल होना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए तो कोचिंग चल रही है। हमारा कोचिंग या इंडिया का कोई भी कोचिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए नहीं मिल रहा है, तभी तो हो रहा है। अब आप बताइए, स्कूल में पढ़ने के बाद, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद लड़का हमारे पास आता है या किसी भी टीचर के पास जाता है, लेकिन हम वही सरकारी स्कूल को कहते हैं कि हम जिन लड़कों को पढ़ा दिए हैं, जरा आप इसको अपने यहाँ बुलाइए तो आओ बाबू हम तुमको पढ़ाते हैं, चल जाएगा लोग। लेकिन उनके यहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ा देते हैं। गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में एजुकेशन अच्छा है, समुंदर का रास्ता है, ट्रेड अच्छा हो जाता है, टूरिज्म वहाँ पर्यटन बहुत अच्छा हो जाता है, उद्योग रानीगंज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वर्धमान, आसनसोल, कलकत्ता, दुर्गापुर बहुत बड़ा बड़ा जगह है वहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, खेती भी बहुत बेहतरीन होता है, सूखा बाढ़ की समस्या नहीं है। पहले बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को, अब कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो बंगाल काफी ज्यादा सुदृढ़ भी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। और वहाँ के लोग भी काफी मतलब मिलनसार टाइप के होते हैं। आगे बढ़ जाए, छत्तीसगढ़ को मिलना, हाँ छत्तीसगढ़ को भी मिलना चाहिए क्योंकि नक्सलाइट है, जंगल है ज्यादा। आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने दो।